हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक नया चैप्टर शुरू होता है। इसमें हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में, चालक के बारे में, परावैद्युत के बारे में। परावैद्युत क्या होता है, चालक पदार्थ क्या होते हैं, परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चालक के बारे में। चालक, कंडक्टर, ये आपने पीछे भी कई बार पढ़ा है। चालक किसे कहते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। तो अब विद्युत के प्रवाह के लिए हमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या डेफिनेशन यहाँ दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें विद्युत का प्रवाह आसान होता है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर प्रवाह के लिए उपलब्ध होते हैं, चालक कहलाता है। तो ये चालक की डेफिनेशन है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर धारा के प्रवाह के लिए उपलब्ध होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, कुछ इनके गुण हैं चालकों के। क्या गुण हैं वो देखिए। एग्जाम्पल, सभी ठोस धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब पहली बात आती है, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। पहली बात हम यहाँ करें कि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो प्रवाह है उसके कारण आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिससे चालक में प्रेरित वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है, तो इसलिए इसमें चालक में बाह्य वैद्युत क्षेत्र तथा प्रेरित वैद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे, तो इनका परिणामी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाता है। अतः क्या होता है? चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दूसरी बात होती है, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र अभिलंबित होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर कोई चालक है हमारा, इसका पृष्ठ है, तो पृष्ठ के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमारा अभिलंबित होता है, क्योंकि इसका स्पर्श देखिए घटक जो है तो वो शून्य होता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा प्रत्येक पृष्ठ पर जो चालक है वैद्युत क्षेत्र अभिलंबित होता है। तीसरी बात आती है, सामान्य स्थिति में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। यानी कि सामान्य स्थिति में किसी चालक में अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। क्योंकि जब चालक उदासीन होता है तो उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। इतना ही तो प्लस का होता है, इतना ही माइनस का होता है, और दोनों जब प्लस माइनस का कुल आवेश हो जाएगा शून्य हो जाएगा, और जब कुल आवेश शून्य हो जाएगा तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? जीरो हो जाता है। ठीक है, बाई गोस में आप जानते हैं ई बराबर, यानी कि फ्लक्स जो होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन ई डो डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये सिग्मा क्यू जीरो हो जाएगा, तो हमारा ये मान क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ई हमारा डी ए ज़ीरो हो नहीं सकता, तो डी ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा? ई बराबर ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। यानी कि सामान्य स्थिर चालक के में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। अगली बात आती है, चालक के समस्त आयतन में इसके पृष्ठ पर स्थित वैद्युत विभव नियत रहता है। यानी कि चालक में जो कहीं पर भी हम विद्युत विभव लें, किस पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत विभव लें, वो सब क्या होता है? शून्य होता है। अगली बात आती है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हमने गोस थ्योरम में पढ़ा था कि चालक के पृष्ठ पर आवेश कितना होता है? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये तो बात की हमने चालक की। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत रोधी अर्थात परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश
यानी कि विद्युत का प्रवाह नहीं होता। और जब विद्युत का प्रवाह नहीं होगा तो उसके अंदर आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। अर्थात सामान्य परिस्थिति में धारा का चालन नहीं हो पाता, विद्युत रोधीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब परावैद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब अगर हम परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसके परस्पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए अगली बात आती है परावैद्युत पदार्थों के प्रकार। ये परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, और एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है। पहले हम बात करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। अगर आप देखें यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम अणु की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और धनावेश यहाँ केंद्र पर होता है। तो धनावेश का केंद्र और इसका केंद्र दोनों सेम है, संपाती है। ठीक है। जब ये संपाती हो गए तो इसका मतलब ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब ये अध्रुवीय हैं तो इनका कोई परावैद्युत आघूर्ण नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें N2, हमारा H2, O2, ये सब क्या है? ये हमारे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, यानी कि इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अगली बात करते हैं हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ठीक है। वे पदार्थ जिनमें अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते। ठीक है। और जैसे हम HCl की बात करूँ मैं, इसमें H प्लस और Cl माइनस होता है। ठीक है। ये हमारा हो गया H और ये हो गया Cl, ये हो गया H, ये हो गया हमारा Cl, इसमें हो गया प्लस का, ये माइनस का हो गया। यहाँ से देखें दूरी होगी, वैद्युत द्विध्रुव बन गया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं पदार्थ। ठीक है। जैसे HCl है हमारा, H2O है, H2O में H प्लस OH माइनस होता है। ठीक है। और हम HBr की बात करें, ठीक है, H प्लस Br माइनस होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है। अगली बात आती है परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? ठीक है। अब अगर मैं किसी परमाणु की बात करूं तो परमाणु में आप देखते हैं ये नाभिक होता है, नाभिक का प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। इस तरह तो ये परावैद्युत पदार्थ होता है। अब अगर हम इस परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, ठीक है, जब परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अब देखिए ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस आवेश है, ये हमारा परावैद्युत पदार्थ है। जब इसे हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, सपोज करो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो ये जो हमारा धनावेश है ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा और ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाता है। अर्थात ये एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं और ये परावैद्युत जो हमारा ध्रुवित हो जाता है और सभी अणु जो हैं वो इसी तरह ध्रुवित हो जाते हैं। तो ये हमारा परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है। यहाँ डेफिनेशन देखें, जब किसी पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में धनावेश है, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। यही परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। और बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ की यह क्रिया परावैद्युत ध्रुवण कहलाती है। ओके। ठीक है। अब यहाँ यहाँ दिखाया हमने, नीचे देखिए हमने ये दिखाया है, यहाँ पर हम देखिए ये हमने सामान्य अवस्था में दिखाया है। सामान्य अवस्था में यहाँ हमने दिखाया है बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हम देख रहे हैं यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है ये। ठीक है। ओके। जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो कंडीशन ये हो जाती है हमारी, ये प्लस क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्षेत्र की दिशा में हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस।
अब यहाँ क्या होगा, एक तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा बाहर की ओर हमने किया, ठीक है। एक हमारा हो जाता आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है जो इसका वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। तो हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, ई नोट इज इक्वल टू ई माइनस ई आई इंटरनल, ये हमारा होता है परावैद्युत, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परावैद्युत भंजन किसे कहते हैं, परावैद्युत भंजन क्या होता है, ठीक है। अब बात क्या आती है, अब हमने परावैद्युत पदार्थ था हमारा, परावैद्युत पदार्थ को हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, तो आप जानते हैं ये परावैद्युत पदार्थ जो हमारा ध्रुवित हो जाता है प्लस माइनस, यानी कि ये इस तरह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। अब अगर यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र को बढ़ा दें और बढ़ा दें वैद्युत क्षेत्र को, तो वैद्युत क्षेत्र जब हम बढ़ाएंगे तो इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर और बल आरोपित होगा। ये जो हमारा इस पर प्लस माइनस के बीच में जो बल लगा वो बल हमारा बढ़ जाएगा, और जब बल बढ़ जाएगा तो कंडीशन ये आएगी कि ये प्लस से माइनस जो है इससे अलग हो जाएगा, और जब माइनस अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अलग होकर उसमें घूमने लगते हैं, ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे परावैद्युत भंजन की। परावैद्युत भंजन में जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर हमारे बाह्य वैद्युत क्षेत्र अगर हमारा बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, वो वैद्युत क्षेत्र हमारा बहुत अधिक प्रबल हो जाता है, तो क्या होता है, तो प्रबल होने पर उससे बद इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए ये हमारा ध्रुवित अणु हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इससे अलग हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स अलग होकर ये पूरे पदार्थ में घूमने लगते हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को ही परावैद्युत भंजन कहते हैं। भंजन में टूटना, इलेक्ट्रॉन्स का टूटना कहलाता है। अब परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, परावैद्युत पर आरोपित वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह पदार्थ भंजन की हुए बिना सहन कर सकता है, यानी कि उसके भंजन होने से पहले तक उसको सहन कर सकता है, इसको हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वो जो हमारा अधिकतम वैद्युत क्षेत्र है वही परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। उसके बाद करते हैं भंजक विभवांतर की बात करते हैं, ब्रेकिंग पोटेंशियल की हम बात करते हैं। ब्रेकिंग पोटेंशियल वह अधिकतम विभवांतर जिसके संगत वैद्युत क्षेत्र पर परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने ही वाला हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इससे अलग होने वाले हों, यानी कि अलग होने वाले हो, तो तब क्या कहलाता है, जो विभवांतर लगाया जाता है उसी को हम पराभंजक विभवांतर कहते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं हम धारिता की। धारिता क्या है, धारिता होती है ग्रहण करने की क्षमता, लेकिन यहाँ पर हम चालक के ग्रहण करने की क्षमता क्या है, चालक को आवेश देंगे तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है, यानी कि वो चालक कितना आवेश ग्रहण कर सकता है उसकी क्षमता ही उसकी धारिता कहलाती है। अब यदि हम किसी चालक को Q आवेश दें और उस पर विभव V की वृद्धि हो, तो यहाँ आप जानते हैं, तो इसका मतलब जितना आवेश ज़्यादा देंगे उतना ही विभव में वृद्धि ज़्यादा होगी। Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो Q बराबर CV आता है। C नियतांक है, ये C बराबर क्या लिखते हैं, Q अपॉन V, और ये C ही चालक की धारिता कहलाती है, यानी कि C को ही चालक की धारिता कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन ये भी हम दे सकते हैं, यानी कि C बराबर यह हमारा Q अपॉन V है, किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उसकी धारिता V, उसके विभव में होने वृद्धि V के अनुपात को ही चालक की धारिता कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ C प्रोपोर्शनल टू V, Q बराबर CV, तो C बराबर Q अपॉन V, ये इसकी धारिता कहलाती है। मात्रक कूलोम प्रति वोल्ट, Q का मात्रक कूलोम, V का मात्रक वोल्ट, कूलोम प्रति वोल्ट या फैराड इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, यदि हम किसी चालक को मान लीजिए C बराबर हमारा Q अपॉन V है, Q का मान हम 1 कूलोम रखें, ठीक है, और V बराबर हम 1 वोल्ट रखें, ठीक है, तो C बराबर जाएगा 1/1 बराबर 1, यानी कि C बराबर क्या करें 1 फैराड कहलाती है। यानी कि डेफिनेशन ये आई 1 फैराड की, यदि किसी चालक को हम 1 कूलोम आवेश दें और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो ये उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। अब इसके दूसरे मात्रक हैं मिली फैराड, MF से लिखेंगे इसको, मिली फैराड, यानी कि MF, मिली फैराड मीन्स MF, 1 मिली फैराड 10 की पावर -3 फैराड होता है,
1 माइक्रोफेरेड म्यू एफ से लिखेंगे इसको 10⁻⁻6 फेरेड, 1 नैनो फेरेड एन एफ से लिखेंगे 10⁻⁹ फेरेड, और 1 पिको फेरेड बराबर होता है 10⁻12 फेरेड होता है। अब इसका विमेय सूत्र की बात करें तो इसका विमेय सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 e⁻2। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ठीक है, पहले चालक की धारिता उसके आकार, क्षेत्रफल, आकृति पर निर्भर करती है। यानी कि चालक जितना बड़ा ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उस पर आवेश उतना ही ज़्यादा आ जाएगा। तो चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरी बात, ये चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। दूसरी बात है, यदि चालक के समीप कोई अन्य चालक की उपस्थिति हो जाए, यानी कि अन्य चालक रख दें, तब भी उसकी धारिता बढ़ जाती है। तीसरी बात, अगर हम माध्यम रख दें, कोई चालक को किसी अन्य माध्यम में रख दें, तो माध्यम होने पर भी आवेश की मात्रा और बढ़ जाएगी संचित होने की, तो धारिता इसकी बढ़ जाती है। और तीसरी, विलगित गोलीय चालक पर आवेश, यानी विलगित गोलीय चालक यानी कि उसके ऐसा चालक जिसके पास कोई अन्य चालक ना हो, तो ऐसे चालक पर धारिता जो है उसके आवेश की मात्रा और विभव पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके आकार पर ही निर्भर करती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा